मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए हम सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत चीन के संविधान के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो साम्यवादी शासन व्यवस्था को चलाते हुए केंद्रवाद और लोकतांत्रिक को नए ढंग से सर्जित कर रहा है। चीन के संविधान के बारे में या चीन के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा विद्यार्थियों के सामने। 1949 में चीन क्रांति हुई। उससे पहले चीन भी भारत की तरह ही एक प्राचीन सभ्यताओं वाला, प्राचीन संस्कृति वाला देश रहा। माओ का वहाँ जन्म हुआ और माओ ने एक नए सांस्कृतिक क्रांति का जन्म दिया। उसके परिणाम स्वरूप चीन की जो वर्तमान स्थिति है वो उभर कर सामने आई। आज जो चीन जिस तेज़ी से विकास कर रहा है उसके पीछे वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ के लोगों का डेडिकेशन और वहाँ की जो एक तरीके की तानाशाही प्रवृत्ति है, वन पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्लियामेंट हाउस है, ये बहुत सारे कारण हैं जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की दीवार के बारे में आपको सबको पता है। और चीन में एकमात्र पार्टी है साम्यवादी पार्टी। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वहाँ पे रीजनल कोई छोटी मोटी पार्टियाँ नहीं, वहाँ है। 2008 में कुछ पार्टियों को निचले स्तर पर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया, लेकिन वहाँ पे जो चीनी पार्टी है जिसको साम्यवादी पार्टी है उसका ही प्रभुत्व है। और चीन की जो व्यवस्थापिका है उसमें सिर्फ एक हाउस है और उसको बोलते हैं एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जिसमें करीबन 3000 से अबाव 3200 के लगभग मेंबर हैं जो थ्रू आउट चाइना से इलेक्टेड होते हैं और सारा पावर उसके पास में। और एनपीसी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है जो वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। लेकिन चाइना के अंदर लोगों को भारत की तरह जो मौलिक अधिकार, अपनी बात रखने का, अपने विचार व्यक्त करने का, मीडिया को इस तरीके की खुली स्वतंत्रताएं नहीं है। वहाँ बहुत सीमित मात्रा में मीडिया को पावर दिया गया। वहाँ ग्लोबल टाइम्स है चीन का एक अखबार एक है, वो चीन की जो लाइन है, पार्टी लाइन है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे ही चीन के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिया गया वो बहुत सीमित है, बहुत ज़्यादा अधिकार वहाँ के लोगों को नहीं है। केंद्रीयवाद को बढ़ावा दिया गया, वहाँ सारा पावर ही सेंट्रलाइजेशन है, नीचे से ऊपर की ओर पावर डिलीवर्ड होता है। वहाँ की जो चाइनीज़ भाषा है उसको ही वेटेज दिया गया। चाइना के अंदर आज भी संपूर्ण कार्य चीनी भाषा के अंदर ही किया जाता है, जो एक तरीके का उसका एकाधिकार भी है और एक उसको जानबूझ के विश्व बरादरी से अपने आप को एक अलग साबित करने की कोशिश की गई, ये उसको कहा गया। चीन में केंद्रीय सैनिक आयोग है जो सारा मिलिट्री को ऑपरेट करता है और शी जिनपिंग उसका मुखिया है। चीन के अंदर भारत की तरह न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है कि वहाँ की जो जुडिशरी है वो भी एक तरीके की एनपीसी
के आधार पे ही चलती है। भारत की तरह चीन के अंदर लेटेस्ट संविधान है 1982 के अंदर 1982 में वहाँ संविधान बना। 138 उसमें अनुच्छेद है, 3 अध्याय है। भारत की तरह ही वहाँ पे भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, लेकिन वहाँ सारा का सारा पावर्स सेंट्रलाइजेशन है, साम्यवादी शासन व्यवस्था है। एक समय तो लोगों को कार खरीदने की अनुमति भी नहीं थी। वहाँ ज़मीन भी चीनी लोग अपनी खुद की नीति वो भी एक तरह की सरकार के माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और आज वहाँ पे भी एक तरीके का के लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा चीन के जो राजनीतिक दल है वो राजनीतिक दल वन पार्टी सिस्टम के तहत ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसको अदर परमिशन नहीं है। ये सारे एक तरह की चाइना को तानाशाही एक तरह की डिक्टेटरशिप की मोड पर आज भी है, और इसी का नतीजा है कि वहाँ लोगों को भारत की तरह या विकसित देशों की तरह उनको खुली स्वतंत्रताएं नहीं है। और आज का जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो तो अपने आप के अंदर ही आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया, वहाँ की जो संविधान में अमेंडमेंट किया और उसका वो वहाँ की जो एनपीसी है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, उसको आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। ये चाइना की संविधान की एक बहुत मोटी विशेषता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को महिमा मंडन करके और सारा पावर को सेंट्रलाइजेशन कर दिया। ऐसे ही रूस के अंदर भी क्या हुआ कि रूस के अंदर भी जो पुतिन ने भी 2024 तक अपने आप को अंदर राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो ये जितने भी साम्यवादी देश है वहाँ पे वन पार्टी वन लीडर के एजेंडे पे काम करते हैं। और चाइना का संविधान हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा पड़ोसी देश है और वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ का संविधान, वहाँ की कार्य पद्धति, वहाँ की सरकार की जो एक्शन पद्धति है, ये सारे किस प्रकार से वो प्रोग्रेस किया, उसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर क्या है, हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या लाभदायक हो सकता है, शोध करने वालों के लिए क्या लाभदायक हो सकता है। ये चीन के संविधान के बारे में हमारे आगे की वीडियो में हम फिर चीन के संविधान की विशेषताएं, चीन के संविधान में लोगों को क्या क्या उनको पावर मिला हुआ है, वो कैसे कार्य करता है, रूल कैसे बनते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, उनका एक तरीके का जुडिशरी का क्या पावर है, इस पर विचार करेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।